हाईकोर्ट की हमने बात की थी। उच्च न्यायालय। अब जो उच्च न्यायालय है इसको हमने कहा था कि संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में रखा गया है। भाग तो 6 है, संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 6 है। और अध्याय कितना है? तो अध्याय 5 में इसको रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इसके आर्टिकलों की हमने बात की थी। 214 से 232 तक इसके आर्टिकल थे। अनुच्छेद कितना था? तो 214 से 232 के बीच में हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आगे की बातें हमने समझी थी। इसमें कुछ आर्टिकल देखे थे हमने। अनुच्छेद 214 हमने बात की थी, अनुच्छेद 214 की, और कहा था कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। इस पर हमने बात की थी कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 214 में। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। एक अनुच्छेद 231 था, अनुच्छेद 231 समझेंगे, और फिर अनुच्छेद 216 समझेंगे, 216, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद 241। ये चार आर्टिकल है जिन पर हमने अच्छे से समझना है। अनुच्छेद 231 में कहा था कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट भी बना सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट बना सकती है। राज्यों का एक हाईकोर्ट बना सकती है, ये हमने इसमें कहा था। फिर उसके बाद हम बात की थी 216, और इसमें कहा था कि इसमें हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान है। हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान है, तो इसको याद रखना। गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? प्रावधान तो 216 में है। फिर आए 241 में। यहाँ पर हमने कहा कि संसद केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है, हाईकोर्ट बना सकती है। ये इसके पास अधिकार है। ठीक है। तो ये 4 के 4 आर्टिकलों को एक साथ आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसमें 214 और 216 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ से हमने कहा था कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। और साथ में हमने यहाँ पर एक चीज और समझी थी कि वर्तमान में देश में कितने हाईकोर्ट हैं? तो 25 हाईकोर्ट हैं। और सबसे बाद में कौन सा हाईकोर्ट बना है? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 2019 में बना हुआ है। ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया था। अब बात आई न्यायाधीशों की नियुक्ति की, और इसके आर्टिकल भी देखा था। अनुच्छेद 217 में हमने बात की थी। अनुच्छेद 217 के 1 में हमने कहा था न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, और जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते तो राज्यपाल है, लेकिन किसकी सलाह पर करते तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? तो राज्यपाल की सलाह पर करते हैं, या राज्यपाल के परामर्श से हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो ये भी क्लियर था। इसके बाद एक आया था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 223 हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 223। ठीक है। 223 क्या था? कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की यहाँ पर बात की गई थी। जो कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी? न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी है। हाँ, कार्यकारी मतलब ये हो गया कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो उसके स्थान पर किसी जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हम चले थे आर्टिकल 224 में, अनुच्छेद 224। अब इसमें कहा था कि जो कार्यकारी न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की यहाँ पर बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। तो इस पर भी हमने चर्चा की थी। एक तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश था, एक कार्यकारी न्यायाधीश। अब कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए, इसमें 2 तरीके के थे, एक कार्यकारी और एक अपर। ठीक है। अपर न्यायाधीश, अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और अपर न्यायाधीश दोनों के अलग अलग आर्टिकल हैं, दोनों पर हम यहाँ पर
बात कर रहे थे। एक आर्टिकल 224 था, एक 224 का 2 था। ठीक है, कार्यकारी 224 का 2 है और जो अपर न्यायाधीश है ये आर्टिकल 224। अपर का मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति को अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहते हैं और ये किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जब न्यायाधीशों की कमी होती है तो ऐसे में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसके अलावा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, जब कोई न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ है तो उसके जगह पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये सब नियुक्तियां किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसके बाद हम बढ़े थे आर्टिकल 224 के क में। आर्टिकल 224 के क की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, 224 का क, 224 का क कह लो या एक कह लो, इस पर सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति की यहाँ पर बात की गई है। यह है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अन्य सभी में हमने देखा था राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया तो ऐसे में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के पूर्व परामर्श पर, राष्ट्रपति के परामर्श पर ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ पर इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल की चर्चा की थी। कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या होता है, तो हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एज का प्रावधान होता है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल अधिकतम आयु होती है 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये कितनी होती है, 65 वर्ष। ठीक है, तो अधिकतम आयु का यहाँ पर प्रावधान है। अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 62 ईयर, 62 वर्ष इनके लिए अधिकतम आयु होती है। ठीक है, तो ये न्यायाधीशों का ये हो गया। और इसके अलावा कार्यकाल के अलावा इसमें योग्यता की बात आती है। तो योग्यता में दो चीजें हमने पढ़ी थी कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील रहे हो, या फिर कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रहे हो 5 वर्ष तक, तो तब उनको क्या बनाया जाता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये इनके लिए योग्यता भी होगी और कार्यकाल भी हो गया। फिर इसके बाद हमने न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात की थी। आर्टिकल 124 का 4 था। आर्टिकल 124 का 4, अनुच्छेद 124 का 4, 124 आर्टिकल 124 के 4 में इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों पर साबित कदाचार के आधार पर, जो न्यायाधीश होते हैं उन पर कदाचार का अगर मामला कोई साबित हो जाता है, या फिर कह लो कि भ्रष्टाचार संबंधी मामले हो, या फिर कार्य करने की असमर्थता हो, ऐसे में संसद में एक विधेयक 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये विधेयक पास किया जाता है 2/3 बहुमत से, जिसको हम महाभियोग के नाम से भी जानते हैं। तो महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया था। इसके अतिरिक्त यहीं पर हमने आर्टिकल 219 में न्यायाधीशों की शपथ की बात की थी। ठीक है, ये तो महाभियोग हो गया, महाभियोग हो गया। और इसी के आगे मैं लिख रहा हूं आर्टिकल 219, अनुच्छेद 219, ये क्या थी, न्यायाधीशों की शपथ। और जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, और न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भी हमने शायद इसके बाद लिख लिया था। आर्टिकल 221 ये क्या है, वेतन एवं भत्ते। तो वेतन भत्ते आप सब लोगों ने पढ़े ही थे, पहले अंतर में ही हमने बता दिया था। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,25,000 वेतन दिया जाता है। और वेतन में हमने कहा था कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इन्हें वेतन एवं भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की वेतन एवं भत्ते भारत की वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे, राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन कहां से मिलेगा, भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली थी। अब बात आई थी लास्ट न्यायाधीशों का स्थानांतरण, शायद यहीं पर हमने क्लास ओवर कर दी थी। तो लास्ट आप लिखेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अब बात आती है न्यायाधीशों का अगर स्थानांतरण करना है तो कौन करेगा और कैसे इनका ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली थी। अब आप लिखेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण।
स्थानांतरण मतलब उनका ट्रांसफर। अब देखो जो न्यायाधीश होते हैं इनके ट्रांसफर किए किसके द्वारा जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको जिस राज्य में जरूरत हो उस हिसाब से उनका ट्रांसफर किया जाता है। इसका आर्टिकल कितने है, तो आर्टिकल 222 में कहा गया है, अनुच्छेद 222। तो अगली हेडिंग लिखेंगे अनुच्छेद 222, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। जो न्यायाधीश होते हैं इनका स्थानांतरण कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श पर। राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो लिख लेना, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया इनके स्थानांतरण से संबंधित। अब यहां से हाईकोर्ट के कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग लिख लेना, उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियां। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं उनकी बात करते हैं और फिर हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। ये जो कार्य एवं शक्तियां मुख्य रूप से वैसे दो भागों में बांटी जाती हैं, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है, एक तो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इन दोनों चीजों को समझना। अपीलीय क्षेत्र, ये सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा क्षेत्राधिकार। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और एक होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि भाई हाईकोर्ट के कौन से ऐसे कार्य हैं या कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए नागरिक सीधे सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। ठीक है, जब नागरिक सीधे सीधे जब किसी चीज के लिए हाईकोर्ट में जा सकता है तो उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। वैसे होता क्या है, जनरली सामान्यतः अगर कोई भी केस होते हैं तो उनके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। हमें कोई अगर याचिका अपनी दायर करनी है या कोई अपना कोई मामला कुछ ऐसा है तो हम कहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएंगे, जिला न्यायालय जिसे कहा जाता है। उसके बाद वहाँ से जिला न्यायालय ने अगर कोई अपना निर्णय दे दिया, फिर हमें अगर वो निर्णय पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया और वो निर्णय हमें समझ में नहीं आया तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपीलीय हुआ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम अपील कहाँ कर सकते हैं, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो हो गए अपीलीय अधिकार। लेकिन अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उन अधिकारों को कहेंगे जिनके लिए हम सीधे सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, जब कोई मामला हमारा कोई भी मामला हो तो हम उसको लेके कहाँ जाएंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। तो हाईकोर्ट में तो हम जा ही नहीं सकते, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए हम सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं, जिसके लिए हम सीधे सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 226 में, अगर आपको याद होगा कि अनुच्छेद 226 में क्या कहा था, अनुच्छेद 226 इसमें कहा था कि मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक क्या कर सकता है, नागरिक सीधे हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है। ये शरण में जा सकता है ये,
समझ रहे हो, जा सकता है। अब मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसमें फिर नागरिक क्या करेगा, सीधे सीधे हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है, या फिर आर्टिकल 32 के तहत कहा जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। जबकि वैसे अन्य जो जमीन संबंधी विवाद हो या कोई लड़ाई झगड़े संबंधी मामले हो या कुछ भी ऐसे मामले हो तो उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन ये मूल अधिकारों के हनन संबंधी मामले ऐसे होते हैं या तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर हम कहां पर जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, एक चीज और है जिसके लिए हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक तो लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, और दूसरे होते हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव संबंधी मामला, चुनाव संबंधी विवादों के लिए विवाद सीधे हाईकोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं। सीधे हाईकोर्ट सुनता है या सुन सकता है। ठीक है, तो जो चुनाव संबंधी विवाद है, कौन से चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, तो उनसे संबंधित विवादों को सीधे हाईकोर्ट में हम ले जा सकते हैं। तो ये भी बात याद रखना। तो इन अधिकारों को कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिनके लिए नागरिक सीधे सीधे हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है। अब दूसरे अधिकार कैसे हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील किसके खिलाफ करेंगे हम। अब मैंने अभी कहा कि भाई राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध, जिला न्यायालय जो होते हैं के विरुद्ध हाईकोर्ट को अपील सुनने, हाईकोर्ट के विरुद्ध हाईकोर्ट को अपील सुनने का अधिकार होता है। अपील सुनने का अधिकार होता है, सुनने का अधिकार। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है। 13 डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार किसके पास है, हाईकोर्ट के पास है। ठीक है, तो हाईकोर्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन सब के खिलाफ अपील सुनने का काम भी करते हैं। समझ आ गया, आप दोनों तरीके के अधिकार समझ में आ गया, प्रारंभिक क्या होते हैं और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। बताइए एक बार, बताओ तो ये अधिकार क्लियर हुए सभी लोगों को, जल्दी से मैसेज करो। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, दोनों अधिकारों को। ठीक है, ओके। अब फिर हम अगले एक दो कार्य और हैं उन पर भी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगली कुछ और शक्तियां हैं उन पर भी हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अब देखिए, हमने दो प्रकार की शक्तियां तो पढ़ी, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब एक आप लोगों ने आर्टिकल 215 पढ़ा था। आर्टिकल 215 के तहत हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी एक शक्ति होती है। हाईकोर्ट की एक शक्ति है कि वह क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे अनुच्छेद 215 215। आप कोई ये बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइए। वेरी गुड, 129 और 215 ये दोनों इंपोर्टेंट है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं अनुच्छेद 215, क्या कहेंगे, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के तहत हाईकोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट की जितनी भी कार्रवाइयां होती है, समस्त कार्रवाइयां अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। ठीक है, हाईकोर्ट की समस्त कार्यवाहियां अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं, अभिलेख
के रूप में रखी जाती हैं और हाईकोर्ट के जो निर्णय होते हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ठीक है, किसी न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो किसी न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये इसका अधिकार है, लगाया जा सकता है। ठीक है, अन्यथा उसके विरुद्ध क्या की जा सकती है, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, और हाईकोर्ट की अवमानना करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर उसके खिलाफ कोई अवमानना करता है, अर्थात यदि हाईकोर्ट की कोई अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ये इसमें कहा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 215 के अंतर्गत ये बातें कही गई है। अब इसके अलावा एक और शक्ति है जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। आप लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 13 में, कितने में पढ़ा था, आर्टिकल 13 में क्या पढ़ा था, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, मैं अनुच्छेद 13 लिख देता हूं, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब इसमें हमने क्या कहा था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ठीक है, यदि राज्य ऐसी कोई, इसमें क्या कहेंगे, यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है, जो मूल अधिकारों का हनन करते हो, जो मूल अधिकारों का हनन करता हो तो सुप्रीम कोर्ट के समान हाईकोर्ट के पास भी अधिकार है, कि वह क्या करे, कि वह अधिकार है कि वह उस विधि को ही समाप्त कर दे, उस विधि को ही समाप्त कर दे। ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 13 के तहत। ये भी हाईकोर्ट के पास अधिकार है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, तो सभी को यह आर्टिकल याद होगा। नहीं, अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिए और अपीलीय भी पढ़ लिए। इसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय से संबंधी अधिकार, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। अब वो दोनों हमने लिख दिए हैं। अब ये तीसरा अधिकार है, ये चौथा अधिकार है। ये 4 प्रकार अधिकारों को 4 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, पहला क्या था, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर क्या था, अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर क्या है, अभिलेख न्यायालय, फिर क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक, ये 4 हो गए अधिकार टोटल। क्लियर हो गया। और इधर पर एक उत्तराखंड की हम यहां पर बात करेंगे। वर्तमान उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश लिखना, 12वें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी है, विपिन सांघी है। तो ये भी याद रखना, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी है। इनका नाम भी याद रखेंगे आप।